हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश एलमोले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबर है। जिनका भी बीएससी नर्सिंग हुआ है, ओके, प्लस जिनका जीएनएम हुआ है, ओके, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए, एंड प्लस जिनका पीबीबीएससी हुआ है, इनके लिए बहुत बढ़िया सी वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली। ओके, जो एम्स नॉर्सेट हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं बाबा नॉर्सेट की वैकेंसी आई या नहीं है। ओके, सो ये आज ही के दिन इसकी वैकेंसी आई है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आ गया होगा, बट स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको हेल्पफुल रहेगा डेफिनेटली। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सब कुछ यहाँ पे समझ में आए। ओके, जो नर्सिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है, ओके, लगभग जो टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पे हम 3500 वैकेंसीज हम लोग पकड़ के चल रहे, प्लस माइनस रहेगा। एक 500 प्लस माइनस आप पकड़ के चल सकते हो। ओके, एड ऑन भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ओके, 3500 वैकेंसी यहाँ पे आ सकती है। तो इसकी लेवल 7 रहेगी, नॉर्सेट 7। ओके, यहाँ पे देखिए नॉर्सेट 7 रहेगा। ओके, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। ओके, आपकी सैलरी यहाँ पे प्री रिवाइज्ड, यहाँ पे 6 पे के हिसाब से लिखा है, बट प्री रिवाइज आपको पता है 44,900 यहाँ पे आपकी सैलरी बनती है। ये बेसिक बनता है। अभी इसमें आपका TA DA HRA सब कुछ मिला के लगभग यहाँ से 90 to 95,000 अभी सैलरी बनती है। ओके, नर्सिंग ऑफिसर की। ओके, ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, ये ग्रुप बी ऑफिसर आप कहलाओगे। ओके, ग्रुप बी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट बनती है सेंट्रल में। ओके, तो इसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है तो बीएससी नर्सिंग, और साथ में अगर पीबीबीएससी कंप्लीट है तो यहाँ पे पोस्ट बेसिक। ओके, बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हुआ है, एंड आपका रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट का या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, तो आप विदाउट एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग दैट इज़ जीएनएम किया है और आपका रजिस्ट्रेशन है पर्टिकुलर स्टेट का या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, यानी इसका मतलब ये होता है कि देखो, 2 years का एक्सपीरियंस is the essential criteria. To be valid, experiences shall be required after the obtaining essential qualification. That means after the completion of residency period of course, declaration of result and registration with the state or Indian Nursing Council. तो सीधी सीधी बात है, आपका जीएनएम हुआ है एंड आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जीएनएम होने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, अब समझ लो आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस आपका वैलिड माना जाएगा। ओके, रिजल्ट के बाद का नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये लोग नहीं देते थे, लेकिन अभी इन्होंने डाला है कि भाई आपका रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन के बाद का ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस पकड़ा जाएगा अगर आप जीएनएम हो तो। पीबीबीएससी बीएससी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, एमएससी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, देन अभी आपका एज लिमिट कितना है? एज लिमिट आपका 18 से 30 के बीच का एज ग्रुप चाहिए। ओके, ध्यान में रखना, दैट मीन्स आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैक्सिमम एज आपका 30 होना चाहिए। बाकी एज रिलेशन कैटेगरी के हिसाब से आगे बताऊंगा। ओके, आपको फ़ीस कितनी लगने वाली है? अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो 3,000 का फ़ीस है। SC ST कैंडिडेट एंड EWS से बिलोंग करते हो, SC ST एंड EWS से बिलोंग करते हो तो आपको फ़ीस 2400 रुपये का पड़ने वाला है। एंड अब डिसेबिलिटी से हो तो आपको फ़ीस नहीं लगने वाला है। ओके, आप फीस क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग से भर सकते हो। आपकी जो भी फ़ीस आप भरोगे एक बार भरने के बाद वो रिफ़ंड नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, आपने फॉर्म भरा और आपने एग्ज़ाम दी, ओके, तो आपको रिफ़ंड मिलेगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ओके, ध्यान में रखना, ओनली फॉर द SC ST कैंडिडेट, वो भी SC ST को आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जब आपका रिफ़ंड प्रोसेस होगी तब। इसके लिए आपने एग्ज़ाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको फ़ीस वापस मिलेगा, बाकी कैटेगरी को नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज 1 जो प्रिलिमिनरी बोलेंगे, नॉर्सेट प्री बोलेंगे, तो 15 सितंबर को है, संडे को 15 सितंबर 2024 को। एंड दूसरा जो स्टेज है
नॉसेट का वो 4 अक्टूबर को है, फ्राइडे को। ओके, 4 अक्टूबर फ्राइडे को इसका एग्ज़ाम रहेगा। ओके, ये दोनों आप चीज़ें आपको पता चल गई। अभी जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी आप फॉर्म भरना कहाँ से शुरू, देखो आज से शुरू हो गया है और 21 अगस्त तक शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, फॉर्म भरने के बाद उसकी जो हार्ड कॉपी रहेंगी वो आपको प्रिंट आउट करके रखना है। देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हुए भूल जाते हैं, क्योंकि देखो 1 लाख अगर एग्ज़ाम दे रहे हो ना बच्चे, तो 1 लाख में से मुश्किल से 25,000 स्टूडेंट ही ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले रहते हैं। बाकी 50,000 स्टूडेंट तो टाइम पास, मैंने टाइम पास नहीं, जस्ट कोई शुरुआत रहती है उनकी, तो उनका पढ़ाई नहीं हुआ रहता है, या जस्ट टाइम बिंग के लिए भरते हैं बहुत सारे लोग। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है, जो भी आप टाइम बिंग के लिए भरो कि आपको क्या, आप जेन्यूनली पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट रहो। सबको फॉर्म भरने के बाद उसका जो प्रूफ, पेमेंट का प्रूफ, जो रिसिप्ट मिलती है उसका रिकॉर्ड, ओके, एंड उसकी जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट लेके आपको रखना है, क्योंकि करेक्शन करने के लिए आपको सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको वेरिफिकेशन के लिए भी आपको क्या बोलते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एडिट करेक्शन, फॉर्म तो भरना है, 21 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन फॉर्म में बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, आपकी कैटेगरी का या कुछ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आ जाता है, तो करेक्शन के लिए विंडो आपका 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में शाम को 5 बजे तक खुला रहेगा। ओके, यानी 21 अगस्त ऑनलाइन जो पोर्टल है, 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल फॉर्म भरना शुरू होगा, 21 अगस्त तक शाम के 5 बजे तक। ओके, इसके बाद ये ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा, कोई भी नया कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएगा 21 अगस्त के बाद। ओके, बाद में 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में आपको करेक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। 24 तारीख के बाद वहाँ पे कोई भी करेक्शन करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, ध्यान में रखना। ओके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे उसके बाद आपका जो फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब प्रिंट्स वगैरह, उसका जो क्राइटेरिया रहेगा उसी के हिसाब से आपको अपलोड करना है। इमेज इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा यहाँ पे, अपलोड इमेज, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ना, वो कितना केबी का चाहिए, उसका साइज़ कैसा चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है। अगर आपने कुछ भी गलत फॉर्म करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, ये भी यहाँ पे लिखा है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन। अभी एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलने वाला है। ओके, आपकी जो भी एज रहेंगी कट ऑफ डेट के हिसाब से आपकी एज पकड़ी जाएंगी। ओके, जो 21 अगस्त की जो कट ऑफ डेट है उसके पहले की। ओके, SC ST जनरल के लिए सीधी सीधी बात है, जनरल एंड EWS। ओके, जनरल वही बोलेंगे, उसके लिए आपकी 30 ईयर्स आपकी एज रिलैक्सेशन रहेगी, यानी 30 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। SC ST के लिए आपको 5 साल यानी 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। OBC के लिए 33 ईयर्स तक फॉर्म भर। PWD 10 साल का मिलेगा, एक सर्विसमैन 5 साल का। PWD वो भी कैटेगरी के हिसाब से, जनरल के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल और SC ST के लिए 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हो, जैसे कि आप सफदरजंग में RML में काम करते हो, जो भी प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है उनको ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एम्स में काम कर रहे हो, कोई ऑटोनॉमस बॉडी में काम कर रहे हो, तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओके, जनरल के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अब 30+5 यानी 35 हो जाएगा। वो जो भी 3 साल का रेगुलर सर्विस के बाद ही आपको वो एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC के लिए यहाँ पे आप सीधा सीधा पकड़ सकते हो कि 38 ईयर्स, और इसके लिए 40 साल का आप पकड़ सकते हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो ही, अदरवाइज आपको जनरली बता दिया मैंने आपको। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ, अगर कास्ट सर्टिफिकेट OBC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। OBC का कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो NCL है वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच का ही सर्टिफिकेट चाहिए, यानी अगर इस साल आपने निकाल लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं निकाला है तो अप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले वो सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सर्टिफिकेट रहेगा यहाँ पे लिखा है कि ये डेट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए इसके बीच में। ओके, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। ओके, उसके बाद का निकाला है तो ओके, नहीं है सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीच का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ओके, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 की है, तो आपका सर्टिफिकेट भी यही डेट का, ये पीरियड के बीच का चाहिए। ओके, इशू ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, ये पीरियड का अभी भी नहीं है तो निकाल सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ओके, तो ये इसका चाहिए, तो नहीं है सर्टिफिकेट तो बना लीजिए, वो सर्टिफिकेट चल जाएगा। ओके, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि बाबा ये लास्ट डेट नहीं रहेगा, तो ये सिर्फ ये डेट के बीच का चाहिए उनको सर्टिफिकेट, इतना बोला है।
यहाँ बोला है द ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी क्लियरली शो द एप्लीकेशन डज नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ चाहिए, फॉर्मेट दिया है उसके हिसाब से बना लेने का। ओके, जो एनसीएल रहता है वो, ओके, सेंट्रल कास्ट जो बोलते हैं या एनसीएल बोलते हैं, वो हर साल ओबीसी की बनती है। ईडब्ल्यूएस का भी वही ये है, वही डेट का आपको चाहिए। ओके, यही डेट का 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच का ही सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, जो भी कैंडिडेट फेल होंगे ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए, और उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा एनी रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर में, ऐसा यहाँ पे लिखा है। क्योंकि नंबर लगने के बाद अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका डायरेक्टली कैंसिल होगा, किसके इसके पहले भी 2-3 स्टूडेंट का हुआ है नागपुर एम्स में। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जो भी एडमिट कार्ड रहेगा वो डाउनलोड एग्जामिनेशन का ये वेबसाइट से होगा। क्योंकि एडमिट कार्ड आपको एक्स्ट्रा एक निकाल के रखना, जब आपका सीबीटी होगा, सीबीटी के टाइम पे एक एडमिट कार्ड आपको एक एग्जामिनर को हैंड ओवर करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट चाहिए, तो स्क्रिप्ट का एक फार्मूला दिया है, दैट मीन्स जो हैंडीकैप रहते हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए किसी और को लेके जाते हैं, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो वो भी आपको है। ठीक है, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कहीं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। स्टेट सेंट्रल पीएसयू या जो भी ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हो तो डेफिनेटली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, वो आप निकाल लो अभी। एक फॉर्म भरने के पहले एनओसी के लिए अप्लाई कर देना है, एनओसी मिलने के बाद ही आपने फॉर्म भरना है। ओके, नहीं तो आपकी जो सर्विस रहेंगी, बहुत सारे लोग कैसे सर्विस काउंटिंग का ये करते हैं, तो वो नहीं होता एनओसी अगर नहीं लेते हो प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल। ओके, देन उसके बाद इस बार पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस आए हैं नॉर्सेट के, तो वो इम्पोर्टेंट है। पहला जो प्रिलिमिनरी है, स्टेज 1 प्रिलिमिनरी, स्टेज 2 मेंस। ओके, तो प्रिलिमिनरी में क्या है, प्रिलिमिनरी सेमी है कि क्या है प्रिलिमिनरी, यहाँ पे ये जो प्रिलिमिनरी का कोई ये नहीं है, मेरिट के लिए, रैंक के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रिलिमिनरी यूज़ नहीं किया जाएगा। सिर्फ प्रिलिमिनरी आपको स्टेज 2 में जाने के लिए रहता है, तो 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 एमसीक्यूज़ रहेंगे। ओके, 20 एमसीक्यूज़, उसमें 100 में से आपके 80 एमसीक्यू आपके क्या रहेंगे, नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे, एंड 20 एमसीक्यूज़ आपके जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। ओके, और 80 ये पूरे नर्सिंग के आपका जो नर्सिंग कोर्स किया है उससे रिलेटेड रहेंगे, और 20 जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से 20 सवाल रहेंगे। ओके, हर एक निगेटिव के लिए 1/3 मार्क्स कम हो जाएगा, दैट मीन्स एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी 100 का पेपर है तो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, समझ लो। ओके, अब 1 मार्क्स का आपका 1/3 कितना होता है, 0.33 एमसीक्यू आपके निगेटिव हो जाएंगे अगर रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे लिखा है। ओके, हाँ, इसमें क्या लिखा है कि आपके जो सवाल है 5 सेक्शन में 100 जो एमसीक्यू है वो आपको ए में 20 रहेंगे, बी में आपके 20 रहेंगे, सी में 20 रहेंगे, डी में 20 रहेंगे, और ई में आपके 20 सवाल रहेंगे। हर एक सेक्शन सॉल्व करने के 18 मिनट मिलेंगे, इसको 18 मिनट मिलेंगे, इसमें 18 मिनट, इसको 18 मिनट, इसमें 18 मिनट, ऐसे मिला के यहाँ पे 100 एमसीक्यू होंगे और 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है। अब मेन मज़ेदार बात यह है कि भाई हर एक जो विंडो है एक ही टाइम पे एक ही देख सकते हो। ओके, ये जब तक इसके 18 मिनट, आपकी ये 20 क्वेश्चन 10 मिनट में भी खत्म हुए तो भी 18 मिनट तक वहाँ पे बैठना पड़ेगा, तभी आपका नेक्स्ट विंडो सेक्शन बी ओपन होगा। ओके, तो ध्यान में रखना 20 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको 18 मिनट्स मिलने वाले हैं। ये खत्म होने के बाद ए सेक्शन, बी में जाओगे, बी खत्म होने के बाद सी, जब तक 18 मिनट खत्म नहीं होंगे तब तक सेक्शन बी ओपन नहीं होगा, ध्यान में रखना। ओके, सिर्फ ये विंडो जब चालू है, ए सेक्शन चालू है, तभी आपके जो क्वेश्चन आगे पीछे देख सकते हो। ओके, एक बार ये सबमिट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, फिर आप वापस से ये ए सेक्शन में नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि 18 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। ओके, ठीक है, ओके, ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे सब कुछ वही लिखा है कि इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो 90 मिनट में आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने ये मिलने वाला है, इसको क्वालिफाई करने के लिए देखो, अगर आप ओपन से बिलोंग करते, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते तो 50% देखो, जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पे निगेटिव पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप निगेटिव करोगे उतना आपका जो परसेंटाइल होता है
परसेंटाइल वो आपका निगेटिव में होगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, अगर आप 60 एमसीक्यू कर रहे हो तो 60 एमसीक्यू कर रहे हो तो अगर समझ लो 60 के 60 अगर राइट आते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। जितना आपका निगेटिव कम आएगा उतनी ज़्यादा आपके सिलेक्शन के आपका जो परसेंटाइल है वो बढ़ जाता है, 90 प्लस वगैरह चला जाता है। लास्ट टाइम का परसेंटाइल सीट्स भी बहुत कम थे, तो इसी की वजह से जो परसेंटाइल थे बहुत ज़्यादा था। ओके, इस बार देखते हैं 3,500 है तो परसेंटाइल थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बट स्टिल यहाँ पे निगेटिव कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 50 परसेंटाइल चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए यूआर के लिए। ओके, 45 परसेंटाइल ओबीसी के लिए और 40 परसेंटाइल एससी एसटी के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए वो एडिशनल 5 परसेंटाइल हर एक हिसाब से कम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। देन हम बात करेंगे कि भाई कि स्टेज 1 में कितने क्वालिफाई होंगे। स्टेज 1 में अगर 3,500 वैकेंसी है तो 3,500 वैकेंसी इंटू 5 पट जो विद्यार्थी है वो होंगे। तो इधर कितना होंगे, लगभग यहाँ पे 16,500 के जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई करेंगे स्टेज 2 के लिए। ओके, स्टेज 2 के लिए इस तरीके से ये बनता है। जब आप स्टेज 2 में चले जाओगे तो स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 में अभी इस बार चेंज हुआ है। पहले स्टेज 2 भी 100 का रहता था, अभी इस बार स्टेज 2 160 एमसीक्यू का रहेगा। ओके, 4 अल्टरनेटिव वही सेम वही है। ओके, तो 160 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 180 मिनट मिलेंगे। तो समझ लो ये एग्ज़ाम आपकी कितने मिनट की हो रही है, 3 घंटे की। ओके, 160 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं 3 आवर्स में। ओके, कितने आवर्स में, 3 आवर्स में। तो यहाँ पे भी 1/3 आपके निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि हर एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, हर एक निगेटिव के लिए 1/3 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो 160 एमसीक्यू कैसे डिवाइड होंगे, तो 160 एमसीक्यू आपको कितने सेक्शंस में, 4 सेक्शंस में। ओके, 40 एमसीक्यू आपको 45 मिनट में सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, 40 एमसीक्यू आपको 45, ऐसे 3 ए बी सी एंड डी 4 सेक्शन बनेंगे 40 40 40 के। ये मेंस की बात जो 4 अक्टूबर को अगर वो क्वालिफाई होंगे स्टेज 1 तो इसमें चले जाओगे। इसमें भी 45, इसमें भी 45 मिनट्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे भी हर एक विंडो ओपन होगा, ये विंडो ओपन होने के बाद 45 मिनट होने के बाद ये विंडो पे जाओगे, ये विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे जाओगे, ये विंडो में। ओके, एक बार ये खत्म हुआ तो इसको आप देख नहीं पाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने 45 के 45 जितने भी आ रहे उतने आपको सॉल्व करना है। ओके, जो स्टेज 2 रहेगा ये परसेंटेज पे रहेगा, यानी स्टेज 2 एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगी एग्ज़ाम, तो यहाँ पे परसेंटेज मैटर करता है। ओके, तो इसका हम बाद में बात करेंगे। अभी इतना ही है कि परसेंटेज स्टेज 1 आपने पार कर ली तो डेफिनेटली इसको पार करना बहुत इजी हो जाता है। देखते अब ये इसमें कौन से सवाल रहेंगे, तो ये स्टेज 2 में पूरे के पूरे नर्सिंग के सवाल रहने वाले हैं। ओके, स्किल बेस्ड। ओके, यहाँ पे लिखा है 180 मिनट मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे पूरे के पूरे आपके कौन से रहने वाले हैं, नर्सिंग के सब्जेक्ट। ओके, पूरे के पूरे क्या रहेंगे, नर्सिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, स्किल बेस्ड। ओके, सिनारियो बेस्ड सभी सवाल स्टेज 2 में रहेंगे। ओके, ठीक है। देन स्टेज 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या, 50% आपको कितना परसेंटेज। ओके, परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगी स्टेज 2 की। तो 50% यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% ओबीसी के लिए, 40 एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई जो ये है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है नॉर्सेट का इस बार भी चेंज हुआ है। नॉर्सेट हर बार आप लोगों को धक्के पे धक्के देता है, तो आपको समझने वाली बात है कि पहले तो हम टारगेट 1 ध्यान रखेंगे कि भाई स्टेज 1 अगर आपने क्लियर की डेफिनेटली इसमें आपको निगेटिव नहीं करना है। जितना निगेटिव करोगे उतने आपके लेस चांस होंगे इसको क्लियर करने के। ओके, आप स्टेज 2 पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि लास्ट का स्टेज 1 क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। क्या हुआ कि अपन ने सोचा था कि जो क्लिनिकल क्वेश्चंस रहेंगे वो स्टेज 2 में रहेंगे, वो आगे स्टेज 1 में। ओके, सिंपल क्वेश्चन थे लेकिन बेसिक क्वेश्चंस थे, वो लड़कों को नहीं जमे। बहुत कम स्टूडेंट स्टेज 2 क्वालिफाई कर पाए। ओके, स्टेज 1 क्वालिफाई कर पाए। ओके, और स्टेज 2 में सवाल तो बहुत ईजी थे लेकिन सीट्स कम थे तो बहुत सारे लोगों के नंबर नहीं लगे। ओके, ये टाई के वगैरह आप पढ़ लेने का पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पूरी की मेरिट लिस्ट आपके स्टेज 2 का जो रिजल्ट रहेगा सीबीटी का रहेगा उसके ऊपर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी स्टेज 2 के बेसिस पे। ओके, ठीक है।
एनीथिंग कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग ऐड कर सकते हो। ओके, देन इसमें 80-20 रहने वाला है, यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेटिंग एम्स लगभग 15 एम्स में यहाँ पे रिक्रूटमेंट आएगी। कहाँ कहाँ पे एम्स भट अभी तक सीट्स क्लियर नहीं किए उन्होंने। एम्स भटिंडा, एम्स भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, ऋषिकेश, विजयपुर, ये 15 एम्स में जगह भरी जाएंगी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आरएमएल सफदरजंग की भी जगह इसमें ऐड होंगी। एपमर है, देन उसके बाद एनआईटीडीआर है, और अलग अलग इंस्टीट्यूट रहते हैं उनकी भी जगह यहाँ पे ऐड हो सकती है। तो वो बाद में देखेंगे, उसके कुछ आ जाएंगे वीडियोस वगैरह तो मैं कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एम्स में प्योरली 80-20 परसेंटेज है, 80% फीमेल के लिए और 20% मेल के लिए। तो मैं मैक्सिमम बोलूँगा जो भी जो फीमेल लड़की, जो फीमेल स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, तो मैक्सिमम आपके चांसेस बढ़ते हैं। आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना आपका साकार हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भी जहाँ से भी कोचिंग ली वहाँ पे भी वहाँ से की जो नोट्स अच्छे से पढ़ो, आपकी थ्योरी क्लियर करो। अभी देखो शॉर्ट टाइम में आपका अगर नॉर्सेट दोगे, अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि नॉर्सेट 2 बार 3 बार ही दे सकते हो। एक जो नए लड़के हैं जिसका जिसका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं है, लेकिन एज अ आपको ए आने के लिए, एक एक्सपीरियंस आने के लिए डेफिनेटली आपने ये फॉर्म भरना चाहिए। पैसा डेफिनेटली नहीं देखना, 3,000 फीस है या 2,500 फीस है, ये मत देखो। आपने फॉर्म भरो, ये एग्ज़ाम कैसे आता है वो देखो। ओके, सो इसका आपको पैटर्न पता चलेगा नेक्स्ट एग्जाम में। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि जैसे पास हुए, आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बट क्या होता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको पता चल जाता है कि भाई कि पैटर्न क्या होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको, क्योंकि हर 6 महीने में नॉर्सेट आते रहते हैं। ओके, हर 6 महीने में नॉर्सेट आता है डेफिनेटली। इसलिए बोलता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम देना है, तो इससे आपको पता चलेगा नए लड़कों के लिए। और दो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 साल से, डेफिनेटली सभी को मैं बोलूँगा कि भाई और अच्छे से पढ़ो, और अच्छे अच्छे जो भी कोर्सेस है आपके, जो भी जहाँ से मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, पेड मिल रहा है, जो भी जिस तरीके से आपको मिल रहा है वो पढ़ो अच्छे से और ये एग्ज़ाम देने का प्रयास करो। क्योंकि एम्स में आपको लगभग 1 लाख सैलरी मिलती है, क्योंकि अभी डीए भी बढ़ा है तो आपके अलाउंसेस भी बढ़ने वाले हैं पूरे। ओके, जो भी अलाउंसेस बढ़ते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख के ऊपर जाएगी डेफिनेटली। ओके, सो इतना अच्छा मौका है, तो इसको ग्रैब करने का कोशिश करिए। होप सो अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। मैं जो भी टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। ओके, जो भी लर्न नेक्स्ट नर्सिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, नॉर्सेट 7 नॉर्सेट 8 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि तुरंत आप 2 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो तो नॉर्सेट 8 में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगी। तो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के साथ जुड़ जाइए। जो नॉर्सेट की ही फैकल्टी काफ़ी अच्छे से हमारे जो प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। नॉर्सेट में ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट वही यहाँ पे प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं। ओके, तो डेफिनेटली उन सब का एक्सपीरियंस, उन सब का नॉलेज आपके साथ आपको सक्सेस दिलाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, अब सो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग प्लेटफॉर्म, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप यूट्यूब से आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए, और वहाँ पे जो ऑल इन वन कोर्स है या नॉर्सेट के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी परचेस कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू, जय हिंद।